हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिसोर्स अड्डा। आज हम लक्ष्मीकांत का जो 6th एडिशन आया है उसमें से 6th चैप्टर पॉलिटी का स्टार्ट करते हैं, जो कि है सिटीजनशिप। ओके, उसके पहले हमने 5 चैप्टर देखे, उसके वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिए है, तो आप देख सकते हैं। ओके, और हम सीधा पीडीएफ के थ्रू पढ़ रहे हैं, इसके लिए इसके कारण आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। हमारा जो इंडिया है, लाइक एनी अदर मॉडर्न स्टेट, वो 2 काइंड्स ऑफ पीपल हमारे यहाँ रहते हैं। कौन से सिटीजन्स एंड एलियंस। ओके, तो जो सिटीजन्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, हमारे इंडियन स्टेट के फुल मेंबर रहते हैं, और उनको क्या रहता है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स रहते हैं। ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वो एंजॉय करते हैं। और जो एलियंस रहते हैं, ओके, ये क्या रहते हैं, दूसरे स्टेट्स के सिटीजन्स रहते हैं। ओके, और ये क्या करते हैं, इंडिया में उनको ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते। ओके, जो एलियंस रहते हैं उसमें भी 2 कैटेगरीज रहती है। कौन सी, फ्रेंडली एलियंस एंड एनिमी एलियंस। ओके, फ्रेंडली एलियंस कौन रहते हैं, जो कंट्री है वो जो सिटीजन रहते हैं वो उस कंट्री के रहते हैं, उनके इंडिया के साथ कॉर्डियल रिलेशन रहते हैं। और जो एनिमी एलियंस रहते हैं उनके इंडिया के साथ जो है रिलेशन वो अच्छे नहीं रहते। ओके, और इंडिया के साथ उनका कोई तो मतलब मैटर चल रहा रहता है, जैसे कि वार। ओके, इसके कारण वो उनको एनिमी एलियंस कहते हैं, और उनको भी इंडिया में कोई राइट नहीं दिए जाते। जैसे कि हमारा जो आर्टिकल 22 है, राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो वो एनिमी एलियंस के लिए लागू नहीं होता। ओके, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिटीजन्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट राइट्स एंड प्रिविलेज दिए गए, वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए लागू रहते हैं। ओके, वो कौन से हैं, उसमें आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 आता है। तो आपको ये याद रखना है, मतलब रट के याद रखना है कि 15, 16, 19, 29 एंड 30। ओके, ये जो 5 राइट रहते हैं वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए लागू रहते हैं। ओके, तो ये जो राइट्स है हम बाद में हमारा जो फंडामेंटल राइट का टॉपिक है उसमें देखने वाले हैं। ओके, इसमें टाइम वेस्ट करने के बजाय हम बाद में देखेंगे। ओके, दूसरे जो इम्पोर्टेंट राइट्स रहते हैं, जैसे कि राइट टू वोट, और दूसरा राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर पार्लियामेंट, और तीसरा जो है जो पब्लिक ऑफिसेस रहते हैं तो वो भी सिर्फ सिटीज़न ही उसको होल्ड कर सकते हैं। ओके, जैसे सिटीजन्स को कुछ इम्पोर्टेंट राइट्स दिए गए हैं। ओके, अलॉन्ग विथ राइट्स सिटीजन्स को कुछ ड्यूटीज़ भी फॉलो करनी पड़ती है, जैसे कि टैक्स पे करना, हमारा जो नेशनल फ्लैग रहता है, नेशनल एंथम रहती है, तो उनकी रिस्पेक्ट करना, और हमारे कंट्री को डिफेंड करना। ओके, हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट की पोस्ट रहती है उसको कौन एलिजिबल रहता है, सिटीज़न बाय बर्थ एंड नेचुरलाइज सिटीज़न, बोथ प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ सिर्फ सिटीज़न बाय बर्थ ही प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल रहता है। ओके, अब देखते हैं सिटीजनशिप के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उसके बारे में देखते हैं। हमारा जो पार्ट 2 है वो सिटीजनशिप को डील करता है, उसमें कितने आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप के बारे में है। ओके, तो यहाँ पे क्या किया है, ये जो आर्टिकल्स दिए हैं 5 to 11, ये कोई मतलब परमानेंट सिटीजनशिप के प्रोवाइड करने के लिए नहीं दिए, तो कि ताकि वो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस टाइम मतलब जो लोग रहते थे इंडिया में, तो उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के लिए वो आर्टिकल ऐड किए गए थे। ओके, तो बाद में मतलब पार्लियामेंट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने पार्लियामेंट को पावर दी थी कि वो बाद में एक लॉ इनेक्ट कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। ओके, हमें पता है कि बाद में पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट पास किया था, कब, 1955 में। ओके, तो जब हमारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, कब, जनवरी 26, 1950, तो उन्होंने क्या किया था, 4 कैटेगरी का ऑफ पर्सन जो थे उनको सिटीजनशिप दे दी थी उस टाइम। तो वो कौन से है। ओके, तो देखते हैं। पहला जो है, अ पर्सन हु हैड इज डोमिसाइल इन इंडिया, मतलब जो पर्सन इंडिया में रह रहा है और वो फॉलोइंग 3 कंडीशंस उसको फॉलो करता है। कौन सा, अगर वो इंडिया में बॉर्न होता है, ओके, और अगर इसके कोई भी पेरेंट इंडिया में बॉर्न होते, या
वो इंडिया में ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कितने साल के लिए, 5 ईयर के लिए, बिफोर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कमेंसमेंट के पहले। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है, एक आधा जो पर्सन है वो इंडिया में माइग्रेट हो गया है, कहाँ से, पाकिस्तान से। ओके, तो वो इंडिया के सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल है इफ एक आधा मतलब इसके जो उसके जो पेरेंट रहते हैं और अगर ग्रैंड पेरेंट वो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं। ओके, एंड उसको और 2 कंडीशन ऐड की गई है, कौन से, इन केस मतलब अगर वो माइग्रेट हो गया है कब, बिफोर जुलाई 1948, तो वो इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहना चाहिए जब वो माइग्रेट हो गया है। ओके, और अगर वो जुलाई 1948 के बाद माइग्रेट हो गया है तो वो सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर होना चाहिए। ओके, तो वो बिफोर मतलब जो मतलब एप्लीकेशन करने के पहले 6 मंथ वो इंडिया में रहना चाहिए। ओके, तीसरी कैटेगरी कौन सी है, एक आधा पर्सन जो इंडिया से पाकिस्तान को माइग्रेट हो गया। ओके, कब, आफ्टर मार्च 1947, बट बाद में वो इंडिया में वापस आ गया। ओके, रहने के लिए। ओके, तो वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है। ओके, तो वो इंडिया में रेसिडेंट रहना चाहिए कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए बिफोर एप्लीकेशन। ओके, जो चौथी कैटेगरी है उसमें क्या है, एक आधा पर्सन जिसके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट इंडिया में जो अनडिवाइडेड इंडिया था उसमें अगर उन्होंने जन्म लिया है। ओके, और अगर वो ऑर्डिनरीली मतलब विदाउट एक्सेप्टिंग सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वो इंडिया के बाहर रह रहे हैं। ओके, तो वो इंडिया के सिटीज़न बन सकते हैं। तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो कौंसुलर रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं उनके यहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, तो मतलब जो उन्होंने ऊपर के जो 4 पार्ट दिए उसमें कौन से आते हैं, अ पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, अ पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, अ पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न, एंड अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ये जो 4 कैटेगरी के लोग थे उनको सिटीजनशिप दे दी गई थी उस टाइम। ओके, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या किए सिटीजनशिप के बारे में, तो अगर एक आधा पर्सन उसने वॉलंटरीली दूसरे एक आधे कंट्री की फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली तो वो बाद में इंडिया का सिटीज़न बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, एक आधा पर्सन इंडिया का सिटीज़न कब तक रह सकता है, जब तक हमारा जो पार्लियामेंट है वो सिटीजनशिप के बारे में एक आधा लॉ नहीं बना लेता। ओके, और पार्लियामेंट को यहाँ पूरी पावर दे दी गई कि सिटीजनशिप के बारे में रूल बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, तो उसके बारे में देखते हैं। वो सिटीजनशिप एक्ट किसके लिए पास किया था, सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए या इन केस ऑफ लॉस ऑफ सिटीजनशिप, तो उसके बारे में रूल बनाने के लिए ये 1955 का एक्ट पास किया गया था। तो उसकी ऑलमोस्ट 9 बार उसकी अमेंडमेंट हो चुकी है अब तक। ओके, तो जब सिटीजनशिप एक्ट पास हो गया था 1955 में, तो उन्होंने सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए 5 तरीके बताए थे, तो उसके बारे में देखते हैं। तो पहला आता है बाय बर्थ। ओके, सिटीजनशिप बाय बर्थ। ओके, अगर एक आधा पर्सन इंडिया में जन्म लेता है कब, आफ्टर जनवरी 26, 1950 बट जुलाई 1, 1987 के पहले, तो वो इंडिया का सिटीज़न बन सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज नेशनैलिटी। ओके, और अगर एक आधा पर्सन जुलाई 1987 के बाद, ओके, जुलाई 1987 के बाद जन्म लेता है तो उसका कोई तो पेरेंट इंडिया का सिटीज़न रहना चाहिए उस टाइम। ओके, और अगर वो जन्म दिसंबर 2004 के बाद लेता है, ओके, तो उसके दोनों भी पेरेंट इंडियन सिटीज़न रहने चाहिए। ओके, और दूसरी एक कंडीशन है कि उसका एक तो पेरेंट इंडियन सिटीज़न रहना चाहिए और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं रहना चाहिए। जो हमारे फॉरेन डिप्लोमेट आते हैं इंडिया में और एनिमी एलियंस रहते हैं उनके जो बच्चे रहते हैं वो इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर नहीं कर सकते। ओके, दूसरा जो टाइप है, दूसरा जो वे बताया है सिटीजनशिप एक्वायर करने का, जो वो है बाय डिसेंट। ओके, तो इसमें क्या है, एक आधा पर्सन इंडिया के आउटसाइड जन्म लेता है आफ्टर कब, जनवरी 26, 1950 बट बिफोर दिसंबर 1992,
ये वो सिटीज़न बाय डिसेंट बन सकता है इंडिया का अगर उसके जो फादर है वो उस टाइम इंडिया के सिटीज़न रह गए। ओके, अ पर्सन, दूसरा क्या बताए, अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया कब, आफ्टर दिसंबर 1992 वो सिटीज़न बाय डिसेंट बन सकता है इफ़ उनके ईदर ऑफ हिज पेरेंट वो इंडिया के सिटीज़न रहने चाहिए। ओके, एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। ओके, नेक्स्ट आता है दिसंबर 2004 के ऑनवर्ड जो पर्सन इंडिया के आउटसाइड बॉर्न होता है तो वो इंडिया का सिटीज़न नहीं बन सकता बाय डिसेंट अनलेस, अगर ओके उसने इसकी जो मतलब चाइल्ड की बर्थ जो है वो 1 साल के अंदर इंडिया में रजिस्टर नहीं की गई है। ओके, अगर रजिस्टर की गई है तो वो सिटीज़न बाद में बन सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बाय रजिस्ट्रेशन। ओके, अगर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है बाय रजिस्ट्रेशन एखादा एक सिटीज़न पर्सन एप्लीकेशन करता है तो उसको सिटीज़नशिप दे सकता है फॉलोइंग कैटेगरी में। ओके, एखादा इंडियन ओरिजिन का पर्सन है वो ऑर्डिनरी बाहर के कंट्री में, सॉरी ऑर्डिनरी एखादा पर्सन इंडियन ओरिजिन का है और वो इंडिया में रिसाइड कर रहा है कितने साल के लिए, फॉर 7 ईयर्स। ओके, बिफोर एप्लीकेशन, जब वो एप्लीकेशन करता है उसके पहले तो उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में रेसिडेंट है, ओके यानी दूसरे कंट्री का रेसिडेंट है और वो मतलब वो प्लेस है इंडिया के आउटसाइड, जो अनडिवाइडेड इंडिया था उसके आउटसाइड है, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश छोड़ के। ओके, और एक आधा पर्सन जो हमारे सिटीजन से शादी कर लेता है और वो इंडिया में 7 साल के लिए रह रहा है एज ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट एप्लीकेशन करने के पहले, तो वो भी सिटीज़न बनने के लिए मतलब एलिजिबल है। ओके, और जो हमारे सिटीजन्स रहते हैं उनके जो माइनर चाइल्ड है वो रजिस्टर करके सिटीज़न बन सकते हैं। ओके, और एक आधा पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी अगर रहेगा तो उसके पेरेंट अगर सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर हो गए तो वो भी सिटीज़न बन सकता है। ओके, और दूसरा, अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज ईदर ऑफ हिज पेरेंट अगर सिटीजनशिप के लिए मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीज़न थे एंड ऑर्डिनरी रिसाइडिंग इन इंडिया, मतलब अभी वो इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं फॉर 12 मंथ बिफोर एप्लीकेशन, तो वो भी सिटीज़न बन सकता है। ओके, दूसरा क्या है, अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी वो अगर रजिस्टर कर दिया है एज ए ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया के लिए, वो रजिस्टर है कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। ओके, और वो इंडिया में रिसाइड कर रहा है 12 मंथ बिफोर एप्लीकेशन, तो वो भी सिटीजनशिप के लिए रेडी है। ओके, और इंडियन ओरिजिन किसको बोलते हैं, अगर उसके पेरेंट अगर अनडिवाइडेड इंडिया में वो बॉर्न हो गए, ओके बिफोर इंडिपेंडेंस, ओके तो वो इंडियन ओरिजिन का कहा जाएगा। बाद में आता है बाय नेचुरलाइजेशन। ओके, तो इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन पर्सन को मतलब उनके अगर उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया तो वो सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है। तो उसमें कौन कौन आता है, मतलब उनको बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप दी जा सकती है। तो क्या और कौन से है, अगर वो मतलब एक आधे एनिमी एलियंस का एलियन जो मतलब एनिमी कंट्री है उसका सिटीजन रहना नहीं चाहिए। ओके, यहाँ लिखा है that he is not a subject of a citizen of any country where citizens of India are prevented from becoming subject or citizens of that country, मतलब enemy country, वो enemy country का नहीं रहना चाहिए। ओके, और अगर वो एक आधे कंट्री का सिटीज़न है और वो तैयार है कि मतलब उस कंट्री की सिटीजनशिप छोड़ने के लिए वो, तो इंडिया का सिटीज़न बनने के लिए वो मतलब एलिजिबल है बाय नेचुरलाइजेशन। ओके, और दूसरा क्या है, अगर एक आधा पर्सन वो इंडिया में रिसाइड कर रहा है और एक आधे गवर्नमेंट हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में है और दोनों में से कौन सा भी एक मतलब तो वो अगर 12 मंथ के लिए 12 मंथ पीरियड के लिए इंडिया में रह रहा है उसके एप्लीकेशन के पहले, तो वो भी बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजन बन सकता है। ओके, और लेकिन उसके लिए क्या है, 14 ईयर्स इमीडिएटली प्रिसाइडिंग द सेड पीरियड, मतलब जो 12 मंथ का पीरियड है उसके 14 साल पहले वो इंडिया में रिसाइड करना चाहिए या इंडिया के सर्विस में रहना चाहिए। ओके, और उसका जो एग्रीगेट टोटल टाइम है वो नॉट लेस देन 11 ईयर्स रहना चाहिए।
दूसरा क्या है, वो एक गुड कैरेक्टर का पर्सन रहना चाहिए। ओके, और उसको हमारी जो 8th शेड्यूल दिया है उसकी जो लैंग्वेज है उसके बारे में उसको नॉलेज रहना चाहिए। ओके, अगर उसको नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है तो उसका इंडिया में रहने का इंटेंशन रहना चाहिए और वो कंटिन्यू गवर्नमेंट की अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस भी कंटिन्यू कर सकता है। ओके, और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि उसने कोई मतलब स्पेशल सर्विस दे दी है तो हम ऊपर जो मतलब उन्होंने रूल दिए है उसमें से कोई भी वो माफ़ कर सकता है। ओके, बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप पाने के लिए। ओके, बाद में आता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब हमारा जो गवर्नमेंट है ऑफ इंडिया है अगर वो एक आधी फॉरेन टेरिटरी एक्वायर कर लेता है तो उसके जो पर्सन रहेंगे उस टेरिटरी में रहने वाले तो वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीज़न बन सकते हैं। जैसे कि हमने पुडुचेरी एक्वायर कर लिया था उस टाइम तो वहाँ के मेंबर सिटीजन्स बने थे हमारे। ओके, बाद में आता है स्पेशल प्रोविज़न अगर की एक आदि, जैसे कि हमारा आसाम अकॉर्ड हुआ था उसके तहत जो वहाँ के रहने वाले पर्सन वो भी सिटीजन्स बन सकते हैं। ओके, मतलब एक आदि स्पेशल प्रोविज़न कर दी स्पेशल एरिया के लिए। नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ सिटीजनशिप। एक आधा पर्सन मतलब सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है उसमें दिया है कि एक आधा मतलब सिटीज़न अपनी सिटीजनशिप लूज कब करता है तो उसके लिए बनता है कि बाय रिनंसिएशन। ओके, उसने अगर उस इंडिया के मतलब एक आधा पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी है उसने डिक्लेयर किया है कि वो इंडिया की सिटीजन्स को छोड़ रहा है। ओके, अगर ऐसा उसने रजिस्टर कर दिया तो उसकी सिटीजनशिप जा सकती है। और अगर वो एक आधे एनिमी कंट्री मतलब ड्यूरिंग वार एक आधे एनिमी कंट्री को मतलब हेल्प करता है या कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तभी भी उसकी सिटीजनशिप जा सकती है। और अगर उसने बाय रिनंसिएशन मतलब सिटीजनशिप इंडिया की रिनाउंस कर दी तो उसके जो सभी माइनर चाइल्ड रहेंगे उनकी भी सिटीजनशिप जाएगी। ओके, बाद में आता है बाय टर्मिनेशन। ओके, अगर एक आधा हमारा इंडियन सिटीज़न वॉलंटरी दूसरे एक आधे कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो उसकी इंडिया की जो सिटीजनशिप है ऑटोमेटिकली टर्मिनेट होती है। ओके, बाद में आता है बाय डिप्राइवेशन। एक आधे सिटीजन्स की जो सिटीजनशिप है कब डिप्रॉय की जाती है अगर उसने वो फ्रॉड से ऑब्टेन की है। ओके, और अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ डिसलॉयल्टी दिखाता है। ओके, और उसने अगर अनलॉफुली मतलब कम्युनिकेट किया है हमारे एनिमी को ड्यूरिंग वार। ओके, और अगर एज वो रजिस्टर हो गए नेचुरलाइज सिटीज़न बना है इंडिया का तो उसमें उससे बाद में जो 5 ईयर का पीरियड है उसमें से अगर 2 साल के लिए वो बाहर के कंट्री में एक आधे इम्प्रिजन किया गया उसको जेल हो गई 2 साल के लिए तो उसकी सिटीजनशिप जा सकती है। और हमारा जो सिटीज़न है इंडिया के बाहर 7 साल के लिए कंटिन्यू रह रहा है तभी भी उसकी सिटीजनशिप जा सकती है। बाद में आता है सिंगल सिटीजनशिप। ओके, हमें पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल कैरेक्टर का है। ओके, यहाँ पे ड्यूअल पॉलिटी मतलब सेंट्रल और स्टेट का रूल है। ओके, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है मतलब हर एक स्टेट का मेंबर उसको एक ही सिटीजनशिप मिलेगी, ना कि यूएसए की तरह वहाँ पे क्या रहता है उसमें डबल सिटीजनशिप रहती है मतलब स्टेट की और सेंटर की। यहाँ पे बताया कि इन यूएसए पर्सन इज़ नॉट ओनली सिटीजन ऑफ यूएसए बट ऑल्सो ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। ओके, तो उसको जो राइट प्रोवाइड किए जाते हैं वो दोनों तरफ से मतलब नेशनल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से राइट प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन उस सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ लिखा है दिस सिस्टम क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, मतलब एक आधा स्टेट का मेंबर दूसरे स्टेट के मेंबर के साथ डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। ओके, तो इसके कारण हमारे यहाँ इंडिया के यहाँ सिर्फ एक ही सिटीज़न इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट ओके जहाँ पे वो बॉर्न हो गया है तो वो एंजॉय सिविल एंड पॉलिटिकल राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑल ओवर द कंट्री मतलब सेम सिटीजनशिप राइट ऑल ओवर द कंट्री मिलता है। ओके, तो जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वो नहीं होता। ओके, लेकिन उसके लिए कुछ एक्सेप्शन है, देखते हैं कौन से। हमारा जो आर्टिकल 16 है यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है ओके अंडर कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंट एज उसका मतलब जो
ये रहता है, मतलब क्या बोलते हैं, एलिजिबिलिटी रहता है, उसमें एक आधा स्टेट रेसिडेंस एज अ प्रिस्क्राइब कर सकता है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओके, एज अ कंडीशन फॉर सर्टन एम्प्लॉयमेंट, ओके। तो वो जो लॉ है वो कुछ स्टेट्स के लिए लागू किया था, लेकिन अभी वो एक्सेप्ट अभी मतलब स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के लिए ही लागू है, ओके। वो कैसे हुआ था, पब्लिक रिक्वायरमेंट, एक एक्ट बनाया था, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज अ रेसिडेंस एक्ट 1957 के तहत स्टेट क्या कर सकता है, पर्सन को रेसिडेंट्स का जो क्राइटेरिया है वो रख सकता है, ओके। बाद में क्या आता है, हमारा जो आर्टिकल 15 है उसमें क्या लिखा है, प्रोहिबिट्स जो सिटीजन्स का है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कौन से ग्राउंड पे होना नहीं चाहिए, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, लेकिन नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेसिडेंस, ओके। मुझे इसका मतलब क्या है, स्टेट मतलब जो है वो वहाँ उसके रेसिडेंट्स को स्पेशल बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है, ओके। जैसे कि हमारा मतलब स्टेट है वो एजुकेशन, हमारे कॉलेज में एडमिशन लेते समय जो रेसिडेंट रहते हैं उनको फीस में कंसेशन दे सकता है, ओके। बाद में जो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो दिया है हमारे आर्टिकल 19 में, उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल जो एरिया रहता है वहाँ पे हम नहीं जा सकता, वहाँ पे हमें रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, ओके। टिल 2019 तक हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे क्या था, वो उनके मतलब परमानेंट रेसिडेंट को वो डिफाइन कर सकते हैं और उनको कुछ स्पेशल राइट दे सकते थे, ओके, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करने में, स्टेट में रहने के लिए, ओके, और स्कॉलरशिप वगैरह उसमें वो स्पेशल राइट दे सकते थे। लेकिन वो जो कंडीशन थी उस वो कहाँ से मिलती थी उनको, जो हमारा आर्टिकल 35 जो दिया है उसमें वो मतलब उनको स्पेशल राइट देते थे। वो जो 35 कैसे ऐड किया था, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 से ऐड किया था। तो प्रेसिडेंट ने क्या, आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर के बारे में, तो उसके अंडर इस आर्टिकल को ऐड किया था, लेकिन बाद में वो 2019 में उसको रिमूव कर दिया गया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उस उन्होंने क्या किया, कनाडा की तरह ही हमें सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप दे दी गई, क्योंकि हमें सभी मतलब कंट्री में, सभी पूरे कंट्री में यूनिफॉर्म राइट मिल सके। उससे क्या होगा, हमारी जो फ्रैटर्निटी एंड यूनिटी की फीलिंग है वो बिल्ट होगी और इससे हमारा इंडिया इंटीग्रेट होगा, ओके, अच्छी तरह। लेकिन उस मतलब अगर हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड की है, तभी भी हमारे यहाँ हम देख सकते हैं कि कम्युनल राइट होते हैं, कंप्लीट क्लास कंफ्लिक्ट, कास्ट वार, लिंग्विस्टिक क्लासेस होते हैं। हमें पता है कि महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर पे हमने बहुत बार देखे हैं डिस्प्यूट्स देखे हैं, ओके। बाद में देखते हैं, नेक्स्ट है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके। इन सितंबर 2000 हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उन्होंने क्या कर दिया, एक हाई लेवल कमेटी बिठाई थी, ओके, ऑन इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा किसको कहते हैं, हमारे जो इंडियन सिटीजन जो रहते हैं एनआरआई जो बाहर रहते हैं उनको क्या कहते हैं, इंडियन डायस्पोरा, ओके। तो एल एम सिंघवी जो थे उनके अंडर उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी सेटअप की थी, ओके। तो उस कमेटी ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में रिकमेंड किया था, ओके। टू यहाँ पे लिखा है टू प्रोवाइड फॉर अ ग्रांट ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप टू पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओके, बिलोंगिंग टू सर्टन स्पेसिफाइड कंट्रीज, ओके। तो बाद में क्या हुआ, जो सिटीजनशिप एक्ट बाद में अमेंड हुआ था 2003 में, तो उन्होंने क्या कर दिया, 16 कंट्रीज़ के जो स्पेसिफिक कंट्री थे एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, उनको क्या कर दिया, ओवरसीज सिटीजनशिप दे दी गई, ओके। तो उसमें क्या आता है, ओवरसीज जो सिटीजनशिप एक्ट बाद में 2005 में जो आया, उस उन्होंने क्या कर दिया, वो सिटीजनशिप एक्सपांड कर दी बाकी के और कंट्री को लेकिन उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश को निगलेक्ट कर दिया उसमें से, ओके। बट एक बात याद रखनी पड़ेगी, यहाँ ओसीआई जो रहता है ये नॉट एक्चुअली अ ड्यूअल सिटीजनशिप, ओके, ओके। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है ड्यूअल सिटीजनशिप देने के लिए मनाही करता है, किसके अंडर, आर्टिकल 9 के अंडर, ओके।
बाद में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट हो गई थी 2015 में, उसमें भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए गए। ओके, यहाँ पे उन्होंने नई स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी थी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स बाय, उन्होंने क्या किया, PIO कार्ड स्कीम एंड OCI कार्ड स्कीम को मर्ज कर दिया और उससे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स ये स्कीम चालू कर दी। ओके, जो PIO की जिस स्कीम थी वो कब इंट्रोड्यूस की थी, अगस्त 19 2002 में। एंड OCI की जो स्कीम थी वो कब की थी, दिसंबर 2005 में। ओके, जो बोथ जो स्कीम थी ऊपर की वो पैरेलली रन कर रही थी। ओके, लेकिन वो जो OCI की जो स्कीम थी वो बहुत पॉपुलर थी। ओके, तो यहाँ से क्या हो गया, मतलब कन्फ्यूजन होने लगा बाद में, तो इसके कारण ये दोनों स्कीम जो है वो मिक्स कर दी बाद में। ओके, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट हुई 2015 में, उन्होंने क्या कर दिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है नॉमेनक्लेचर उसको रिमूव कर दिया और उसकी जगह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर ऐसा नाम रखा गया। ओके, तो इसके बारे में देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मतलब ओवरसीज सिटीजन रजिस्टर करने के लिए कुछ रूल्स बताए, तो वो क्या है, एनी पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु इज़ अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, मतलब अनदर कंट्री का सिटीजन है बट वो इस इंडिया का सिटीजन था कब, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंस हुआ था उसके टाइम वो इंडिया का सिटीजन था। ओके, अभी वो मतलब दूसरा एक है, वो अदर कंट्री का सिटीज़न है बट वो इंडिया का सिटीज़न बनने के लिए एलिजिबल था कब, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट है, हु इज़ अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट बिलोंग टू द टेरिटरी दैट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, जो टेरिटरी उनके मतलब लाइक पुडुचेरी, गोवा वगैरह, वो जो इंडिया के बाद में पार्ट बनी, तो उसका अगर वो रेसिडेंट रहेगा वो भी एलिजिबल है PIO के लिए। ओके, सॉरी OCI के लिए। हु इज़ अ चाइल्ड, अगर एक आधे मतलब सिटीजन्स का, हमारे इंडियन सिटीजन्स का चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड रहेगा तो, और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड भी रहेगा तो वो भी OCI के लिए मतलब एलिजिबल है। ओके, अ पर्सन हु इज़ अ माइनर चाइल्ड ऑफ ए पर्सन मेंशन, मतलब अगर उसके ऊपर जो क्लॉज दिए उसके उनका जो माइनर चाइल्ड भी रहेगा तो वो भी एलिजिबल है। यहाँ पे क्या है, अ पर्सन हु इज़ अ माइनर चाइल्ड एंड हुज बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन्स ऑफ, मतलब इंडिया के सिटीजन्स है और इसमें से एक भी मतलब पेरेंट इंडिया का सिटीजन रहेगा तभी भी। ओके, अगर एक आधा इंडियन ओरिजिन फॉरेन एक आधा पर्सन है उसकी वाइफ रहेगी, ओके, तो वो भी कार्ड होल्डर मतलब OCI कार्ड ले सकती है, लेकिन कब, उनके शादी के लिए 2 साल होने चाहिए, मतलब शादी होने के बाद 2 साल के बाद। ओके, अगर वो पर्सन पाकिस्तान या बांग्लादेश या एक आधा कंट्री जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है उसका रेसिडेंट रहेगा या सिटीजन रहेगा तो वो OCI कार्ड स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकता है कि कौन से डेट से वो मतलब इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर मतलब OCI सिटीजन बन सकता है। ओके, अगर OCI के लिए कौन से राइट दिए गए उसके बारे में देखते हैं। ओके, एंड OCI सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर शैल बी एंटाइल्ड टू सच, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी राइट मतलब स्पेसिफाई करता है तो वो राइट दिए जाते हैं। ओके, कौन से राइट दिए देखते हैं। ओके, मतलब सॉरी, यहाँ पे कौन शैल नॉट बी एंटाइल्ड, कौन से राइट उनको नहीं दिए जाए वो देखते हैं। ओके, सॉरी, उसको राइट टू इक्वलिटी, ओके, राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ओके, वो नहीं मिल सकता पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, उसको सिटीजन्स की तरह इक्वलिटी नहीं मिल सकती। ओके, वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं रह सकता, बाद में वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी वो एलिजिबल नहीं है। ओके, वो जज नहीं बन सकता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का। ओके,
वो एज ए वोटर रजिस्टर करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, वो कौन से भी हाउस का और या स्टेट काउंसिल का मेंबर नहीं बन सकता। ओके, यहाँ पे दिया है स्टेट काउंसिल का मेंबर नहीं बन सकता। ओके, एखादे पब्लिक सर्विस के लिए वो अपॉइंट नहीं हो सकता। ओके, ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टू पब्लिक सर्विसेज। ओके, बाद में देखता है वो OCI जो मतलब कार्ड है उसको कैसे छोड़ सकता है। ओके, अगर वो मतलब रिनाउंस करता है कि वो कार्ड जो है वो उसको छोड़ रहा है। ओके, OCI कार्ड होल्डर डिक्लेयर करता है। ओके, तो वो मतलब उसका जो OCI कार्ड है वो जा सकता है। ओके, बाद में क्या है, अगर पर्सन सीजेस टू बी ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर, अगर उसकी स्पाउस जो रहती है उसका मतलब पत्नी जो रहेगी। ओके, उसने अगर उसमें OCI कार्ड अगर एक्वायर कर लिया है और उसके जो माइनर चाइल्ड रहेंगे सबकी मतलब OCI कार्ड जा सकती है अगर उसने OCI कार्ड छोड़ दिया तो। ओके, और रजिस्ट्रेशन मतलब अगर OCI वो रजिस्टर OCI के लिए रजिस्टर कर रहा है तो वो कैंसिल कब हो सकता है, यहाँ पे दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैंसिल कर सकता है उसका रजिस्ट्रेशन कब। ओके, अगर उसने रजिस्ट्रेशन जो किया है वो फ्रॉड तरीके से किया है। ओके, और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन से किया है। ओके, अगर उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ डिसअफेक्शन दिखाया है। ओके, और अगर उसने ड्यूरिंग वार हमारे जो मतलब एनिमी कंट्री है उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की। ओके, अगर वो मतलब ड्यूरिंग 5 ईयर मतलब उसको OCI कार्ड मिल गया, उसके बाद जो 5 ईयर का पीरियड रहता है उसमें से 2 साल के लिए बाहर के कंट्री में उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, तभी भी उसकी OCI जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, द मैरिज ऑफ एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हैज़ बीन डिसॉल्व। अगर मतलब एखादा बाहर के मतलब सिटीजन ने बाहर के कंट्री के इंडियन सिटीजन के OCI के साथ मैरिज कर लिया और वो डिसॉल्व हो गया तो भी उसका OCI कार्ड जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे टेबल में दिखाया दिया है कुछ मतलब इंपॉर्टेंट हमारे NRI PIO और OCI का डिफरेंस दिया है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। तो कौन रहते हैं NRI, कौन रहते हैं, तो जो इंडियन सिटीजन रहता है और वो इंडिया की सिटीजनशिप पे बाहर रह रहा है एज ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, तो वो NRI रहता है। PIO कौन रहेगा, उसके एंसेस्टर अगर इंडियंस थे पहले लेकिन अब वो दूसरे कंट्री का नेशनल है, दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप से बाहर रह रहा है तो PIO हो गया। और OCI कौन रहेगा, अगर उसने OCI जो स्कीम है उसके अंडर रजिस्टर किया है। ओके, वो OCI हो गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, उसके लिए एलिजिबल कौन है मैंने पहले बता दिया है, तो वो देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, फेयर टू अप्लाई, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फीस भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, विच नेशनल्स आर एलिजिबल वो भी मैंने बता दिया है। ओके, बेनिफिट्स कौन से ये इम्पोर्टेंट है। तो हमारे जो NRI रहते हैं उनको हमारे नॉर्मल जो सिटीजन रहते हैं उनकी तरह ऑल राइट्स मिल सकते हैं। ओके, सभी राइट्स उनको उसके लिए वो एलिजिबल है। लेकिन जो PIO रहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को उनको कोई स्पेसिफिक राइट्स नहीं रहते हैं। ओके, और जो OCI है ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो OCI रहते हैं जो उनको क्या इम्पोर्टेंट बेनिफिट मिलते हैं उसको देखते हैं। ओके, उनको क्या मिलता है, मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलता है। ओके, इंडिया को विजिट करने के लिए। ओके, कौन से भी पर्पस के लिए। ओके, लेकिन उसको जो OCI रहता है उसको परमिशन लेनी पड़ेगी मतलब इंडिया में, अगर वो रिसर्च वर्क के लिए इंडिया में आया है। ओके, कहा FR जो रहता है अपना FRRO उसके साथ मतलब उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। बाद में कौन सा एग्जामेशन है, एग्जामेशन फ्रॉम जो मतलब FRRO की यहाँ जो फ़ी दी जाती है तो उसके लिए उसको एग्जामेशन मिलता है। ओके, और वो एनी लेंथ मतलब कितने भी दिन इंडिया में रह सकता है। ओके, फॉर एनी लेंथ ऑफ स्टे।
उसको ऑल फैसिलिटी मतलब अपने जो एनआरआई रहता है उनकी तरह उनको ऑल फैसिलिटी दी जाती है इन 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 रिस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल फील्ड, एक्सेप्ट कौन से, एग्रीकल्चर लैंड वो एक्वायर नहीं कर सकता। ओके, अगर वो इंडिया का एक आधा इंडियन चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहा है तो उसको भी हमारे एनआरआई की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ओके, और बाकी का मतलब ईयर फेयर्स और डोमेस्टिक सेक्टर में जो मिलता है वो भी उनको एनआरआई की तरह उनको भी कंपेयर किया जाता है। ओके, जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहती है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ भी उनको एनआरआई की तरह ही फी मतलब उसको चार्ज की जाती है। ओके, ये ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही हम लेंगे। ओके, यहाँ पे डज ही और शी रिक्वायर हिज वीज़ा, मतलब जो वीज़ा रहता है वो उसको उनको लगता है क्या, अगर इंडिया में वो विजिट कर रहे हैं तो जो एनआरआई रहते हैं उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। ओके, जो पीआईओ रहते हैं उनको उसकी ज़रूरत पड़ती है। ओके, और जो ओसीआई हो उनको भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे लिखा है कैन विजिट इंडिया विदाउट ओके वीज़ा फॉर लाइफ लॉन्ग। ओके, यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, उनको अगर रजिस्टर करना पड़ता है क्या, लोकल जो पुलिस रहते हैं उनके यहाँ रजिस्टर करना पड़ता है क्या, तो एनआरआई रहते हैं उनको नहीं करना पड़ता। ओके, और जो पीआईओ रहते हैं उनको अगर वो 180 डेज से ज़्यादा रह रहे हैं तो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, और जो ओसीआई रहते हैं उनको भी रजिस्टर नहीं करना पड़ता। ओके, व्हाट एक्टिविटीज़ कैन बी अंडरटेकन इन इंडिया, कौन सी वो एक्टिविटी इंडिया में कर सकते हैं, एनआरआई को ऑल एक्टिविटीज़ के लिए परमिशन है। ओके, और जो पीआईओ रहते हैं उनको सिर्फ जो जिस टाइप का वीज़ा है वैसे ही एक्टिविटी के लिए परमिशन रहेगी। जो ओसीआई रहते हैं उनको क्या रहते हैं, ऑल एक्टिविटीज़ को परमिशन है, लेकिन एक्सेप्ट कौन सा, रिसर्च वर्क में उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, और सिटीजनशिप कैसे एक्वायर करती है तो इसके बारे में भी पहले बता दिया है। तो ओके, थैंक यू गाइस।